मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन में हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं जी वो टू चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास है जी प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, नंबर 2 पे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। मेन टॉपिक हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा है। प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा जो है वो इतना ज़्यादा डिटेल से इसको हम नहीं देखेंगे, शॉर्टली या ब्रीफली आप कह लें कि हम प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा को देखेंगे। तो प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा से क्या मुराद होगा आप लोगों के ख्याल में? जैसा कि इसके नाम से ही शो हो रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, इससे मुराद ये है कि हमने अपने डेटा को प्रेजेंट कैसे करना। प्रेजेंटेशन डेटा की मुख्तलिफ मेथड्स हम यूज़ करते हैं अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। यानी हमारे पास जो न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा आ जाएगा, इस डेटा को प्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स, जिसमें ग्राफ की मदद से भी हम अपने डेटा को शो कर सकते हैं, डिफरेंट डायग्राम की मदद से भी अपने डेटा को शो कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं जी प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। के स्टैटिस्टिक्स के अंदर कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम अपने न्यूमेरिकल डेटा को डिफरेंट ग्राफ्स को यूज़ करते हुए, डिफरेंट डायग्राम्स को यूज़ करते हुए शो कर सकते हैं, ताकि हमारा रीडर जो है उसको क्विकली उन चीज़ों की समझ आ जाए जो उसको हम बताना चाह रहे हैं, उसको रीडिंग ना करनी पड़े और उसकी इंटरेस्ट डेवलप हो। जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं, एक साइड पे अगर लेट्स सपोज पैराग्राफ की फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है और दूसरी साइड पे एक डायग्राम की मदद से कोई चीज़ हमें एक्सप्लेन की गई है या बताई गई है, तो हम जो डायग्राम वाली के ज़रिए हमें चीज़ एक्सप्लेन की गई होगी उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जो होंगे, ज़्यादा हमारी अट्रैक्शन उस तरफ होगी और उससे हमें क्विकली चीज़ें समझ भी आ जाएंगी। ठीक है, यानी ग्राफ की मदद से, डायग्राम की मदद से डेटा को प्रेजेंट करने से एक तो हमारा जो रीडर होगा उसमें इंटरेस्ट डिवेल्प होगी और वो बड़ी ईजीली हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारे डेटा को अंडरस्टैंड कर लेगा। अब डेटा को प्रेजेंट करने के जैसे हमने पढ़ लिया जी, दो मेथड हैं, एक डायग्राम की मदद से है, दूसरा ग्राफ की मदद से है। तो जो डायग्राम की मदद से होता है उसको हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कहते हैं, जो ग्राफ की मदद से हम डेटा शो करते हैं उसको हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कहते हैं डेटा की। ठीक है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से क्या मुराद होगा कि जिसमें डायग्राम की मदद से हम अपने न्यूमेरिकल डेटा को प्रेजेंट करेंगे। और डायग्राम हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? डिफरेंट डायग्राम्स हम यूज़ करते हैं, पिक्टोग्राम, कार्टोग्राम्स, बारग्राम्स, पाईग्राम्स, ये तमाम मेथड्स हैं डायग्राम के ज़रिए डेटा को प्रेजेंट करने की। जो हम इसमें देखेंगे, इतनी ज़्यादा डिटेल से हम इनको नहीं पढ़ेंगे। आपके सब्जेक्ट के लिहाज से जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो ये पूछ लिया जाता है पाई डायग्राम के बारे में या फिर पिक्टोग्राम के बारे में। पिक्टोग्राम से मुराद आप लोगों को मैं यही बता देता हूं और पाई डायग्राम के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पिक्टोग्राम जो होती है ना, इससे मुराद ये होता है जिसमें हम पिक्चर्स शो करते हैं। जैसे छोटे बच्चों की बुक्स के ऊपर आपने देखा होगा कि वहाँ पे अगर 4 एप्पल लिखा हुआ है तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे छोटे छोटे से 4 एप्पल बना देंगे, उनकी तस्वीर बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे शायद मैं एप्पल उतना अच्छा ना बना सकूं, लेकिन आपने गुजारा करना है जैसा भी बन जाए। यानी इस तरीके से वो क्या करेंगे, 4 एप्पल बना देंगे। ठीक है, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ये एप्पल है, ठीक है तो नहीं है वैसे। यानी ये हम जब भी जिक्र करेंगे ना 4 एप्पल, तो यहाँ पे 4 एप्पल की शेप बनी होगी। तो ये हम 4 एप्पल जो था हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा जो था 4 एप्पल वाला, इसको हमने पिक्चर्स की मदद से इस तरह शो कर दिया, इसको हम पिक्टोग्राम कहते हैं। या अगर हम कहें जी 4 हाउसेस, तो हम क्या करेंगे, 4 छोटे छोटे से हाउसेस की तस्वीरें बना देंगे। तो इस तरीके से डेटा को प्रेजेंट करने के मेथड को हम पिक्टोग्राम कहते हैं। या लैपटॉप की मदद से, लैपटॉप की अगर बात होगी तो हम वहाँ पे लिखेंगे नहीं, नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि लैपटॉप की छोटी सी पिक्चर बना देंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं पिक्टोग्राम। जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा एडवर्टीजमेंट के लिए जो हम लोग पेपर्स यूज़ करते हैं, तो उसमें मोबाइल नंबर की जगह पे, यानी अगर बजाय इसके कि यहाँ पे वो लिखें सेल नंबर, ठीक है, या वो यहाँ पे लिखें व्हाट्सएप नंबर, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, सेल नंबर की जगह पे या व्हाट्सएप की जगह पे इसकी पिक्चर बना देते हैं। जो व्हाट्सएप का लोगो होता है उसकी एक पिक्चर सी वहाँ पे लगा देते हैं, जिससे हमें समझ आ जाती है कि ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। तो वो असल में क्या होता है, उसको हम पिक्टोग्राम कहते हैं। ठीक है, अब ये पाई डायग्राम से क्या मुराद होता है, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी सेम उसी तरीके से जैसे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, उसमें डायग्राम की मदद से प्रेजेंट किया जाएगा डेटा को, और इसमें किस तरह किया जाएगा, इसमें ग्राफ की मदद से किया जाएगा। ठीक है, और ग्राफ में हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन। ठीक है, इसमें हम बार ग्राफ को और हिस्टोग्राम को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।
लाइन ग्राफ या हमारा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या पॉलीगॉन है, इनके बारे में जस्ट मैं आप लोगों को इनकी पिक्चर्स शो करवा दूंगा, ज़्यादा डिटेल करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये दो पिक्चर्स आपको, दो चीज़ें आपको सामने स्लाइड पे शो हो रही हैं, ठीक है। ये डायाग्राम है जी हमारी, ठीक है, डायाग्राम है जिसको हम पाई चार्ट कहते हैं या पाई डायाग्राम कहते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये एक हिस्टोग्राम की पिक्चर है जिसको हमने ग्राफ की मदद से प्रेजेंट किया हुआ अपने डेटा को, ठीक है। सॉरी, यानी इसमें एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है और दूसरी कौन सी है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जिसमें ग्राफ यूज किया गया है, ठीक है। वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगी जिसमें डायाग्राम है। ये चूंकि डायाग्राम है तो इसको हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। और इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में भी ये कौन सी डायग्राम होगी, पाई चार्ट होगा, ठीक है, या पाई डायग्राम। पाई डायग्राम या इसको सर्कुलर डायग्राम भी कहते हैं, कि जिसमें क्या होता है कि एक सर्कल होता है, हमारे पास एक सर्कल यूज़ किया जाता है, उसके डिफरेंट सेक्शंस की मदद से, उसके डिफरेंट सेगमेंट्स की मदद से हम किसी चीज़ की परसेंटेज शो करते हैं। जैसे यहाँ पे 30%, 25%, 20%, 10% या 15% किसी प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ है, तो अगर हमने अपने स्टूडेंट्स के बारे में लिखना हो कि हमारे कितने स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने 30% नंबर लिए हैं, कितने ने 50% लिए हैं, किसी ने 75% लिए हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। या अगर हमने ये शो करना हो, ये देखना हो कि डेली लाइफ में या रूटीन लाइफ में हमें जो न्यूट्रिएंट्स यूज़ करने चाहिए तो उसका कितने % हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से लेना चाहिए, प्रोटीन से कितना लेना चाहिए, फैट से कितना लेना चाहिए, तो वो भी हम डायग्रामेटिक तरीके से उसको शो कर सकते हैं। और इसमें हम पाई चार्ट, तो पाई चार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा वो आपसे पूछेगा जी उस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, जिसमें हम एक सर्कुलर डायग्राम की मदद से डिफरेंट सेक्शंस को उसको शो किया जाता है। तो आप कहेंगे जी उसको हम पाई चार्ट कहते हैं या पाई डायग्राम कहते हैं, ठीक है। बाकी ये जो हिस्टोग्राम है इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो पाई डायग्राम के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस नहीं करना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। इज इट क्लियर? आप लोगों को ये समझ आ गई है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या है और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या है। डायग्रामेटिक मेथड्स कौन से हैं डेटा को प्रेजेंट करने के, और ग्राफिकल मेथड्स कौन से हैं डेटा को प्रेजेंट करने के, ठीक है। अब हमारे पास आ गया जी ग्राफ। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के हवाले से जब हमने हिस्टोग्राम को और बार ग्राफ को थोड़ा सा रीड आउट करना है, थोड़ा सा उसको समझना है, पढ़ना है, तो उसके बारे में उसको स्टडी करने से पहले हमें ग्राफ की थोड़ी सी जो बेसिक्स हैं आप कह लें उसको हमें देखना पड़ेगा। आप लोगों को पता है जब भी हम ग्राफ यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर हम 2 लाइंस ड्रा करते हैं, एक हमारी एक्स एक्सिस होती है और दूसरी हमारी वाई एक्सिस होती है, ठीक है। और उसके जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पे एक दूसरे को मिलती हैं एक दूसरे से, वहाँ से हम लिख देते हैं जी, वहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। और एक्स एक्सिस वाला जो हमारा होता है राइट साइड पे, उसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। और एक्स एक्सिस की जो लेफ्ट साइड होगी उसके ऊपर नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, -1, -2, -3, -4 और -5। इसी तरह वाई एक्सिस का भी इसी तरह ही होगा कि वाई एक्सिस का ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो पॉजिटिव वैल्यूज़ को, ये जैसे +1, 4, 3, 2, 1 है, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। और इसके नीचे -1, -2, -3, -4 और -5 ये नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यानी इस तरह जब भी हमने ग्राफ को यूज़ करना होता है तो हम अपने ग्राफ के 4 पार्टीशंस कर लेते हैं, 4 खाने उसके बना लिए जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम क्वाड्रेंट 1 की बात करें, इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट के बारे हमने उसमें पढ़ा था क्वार्टाइल डेविएशन में, इससे रिलेटेड ये चीज़, क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथा हिस्सा, ठीक है। तो क्वाड्रेंट 1 जो होगा, अब इसमें देखें कौन सी वैल्यूज आएंगी, इसमें हमने कौन कौन सी वैल्यूज यूज करनी है क्वाड्रेंट 1 में। ये वाला हमारा एक्स एक्सिस यूज होगा और ये वाला हमारा वाई एक्सिस यूज होगा। तो बताएं इसमें फिर दोनों वैल्यूज कौन सी आएंगी? दोनों वैल्यूज हमारी पॉजिटिव आएंगी, क्योंकि एक्स भी इस खाने में, इस क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वैल्यूज को शो कर रहा है और वाई भी पॉजिटिव वैल्यूज को शो कर रहा है। तो इसको हम क्वाड्रेंट 1 कहेंगे, जिसमें दोनों वैल्यूज जो होती हैं वो प्लस की होती हैं, पॉजिटिव की होती हैं। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है एब्सिस प्लस और ऑर्डिनेट प्लस, इसका मतलब है एब्सिस हम कहते हैं एक्स एक्सिस को और
y को हम कहते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है, यानी इसमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि जब आपके डेटा में तमाम वैल्यूज पॉजिटिव होंगी तो आप ग्राफ का कौन सा पोर्शन यूज करेंगे? हम ग्राफ का फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करेंगे क्योंकि हमारी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? अब इसमें अगर हम देखें सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसमें कौन कौन सा यूज होगा? हमारे पास एक्स एक्सिस कौन सा यूज होगा और वाई एक्सिस कौन सा यूज होगा, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव वैल्यूज वाला है और वाई जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज वाला है। तो इसका मतलब ये है क्वाड्रेंट 2 में जो एब्सिस होगा, यानी एक्स एक्सिस की एक्स की जो वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव में और वाई की वैल्यूज पॉजिटिव में होंगे। यानी अगर ऐसे हो कि हमारे डाटा में माइनस की वैल्यू भी हो और प्लस की भी हो, तो फिर हम क्वाड्रेंट 2 यूज करेंगे, यानी x की वैल्यू माइनस में अगर हो और y की वैल्यू प्लस में हो तो क्वाड्रेंट 2 यूज किया जाएगा। और मेनली जो y के ऊपर वैल्यूज होती है ना, ये फ्रीक्वेंसी को शो करती हैं, तादाद को शो करती हैं, ठीक है। और जो x के ऊपर वैल्यूज होती हैं ये हमारे स्कोर को, क्लास इंटरवल को शो करती हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? अब इसमें हम कौन से दो यूज करेंगे? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो x की वैल्यूज भी इसमें नेगेटिव में आएंगी और y की भी नेगेटिव में आएंगी, तो लिहाजा क्वाड्रेंट 3 जो होगा इसमें दोनों वैल्यूज नेगेटिव की होगी। इसी तरह क्वाड्रेंट 4 में अगर देखा जाए तो इसमें x की वैल्यूज पॉजिटिव में है और y की वैल्यूज नेगेटिव में है। तो इसका मतलब +1 प्लस और नेगेटिव, यानी प्लस पहले और नेगेटिव बाद में अगर हो तो हम क्वाड्रेंट 4 यूज करेंगे और x एक्सिस को हम एब्सिस कहते हैं और y को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ को जब हम यूज करते हैं तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट वाला जो होता है उसमें x और y दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। सेकंड वाला जो होता है इसमें x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। थर्ड वाला जो है उसमें दोनों नेगेटिव होंगी और नंबर 4 पे x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। अब हम अपने डेटा के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करना है, सेकंड करना है, थर्ड करना है या फोर्थ करना है। हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, क्लास इंटरवल पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि हम ये देखेंगे कि हमारे पास x की वैल्यूज पॉजिटिव में है या नेगेटिव में, y की वैल्यू पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वाड्रेंट यूज करेंगे। अब MCQs में क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा जा सकता है कि क्वाड्रेंट 1 जो है उसमें कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, या वो आपसे इस तरह से क्वेश्चन कर लेगा कि जी बताएं -2 और +4 ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? -2 और +4। अब इसमें देखें फर्स्ट वैल्यू किसकी होगी? x की होगी और सेकंड वैल्यू y की होगी, यानी x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो हमें ये पता होगा कि इस तरह का डेटा जो है इसको हम क्वाड्रेंट 2 में शो करेंगे या 2 क्वाड्रेंट इसके लिए यूज किया जाएगा। इसी तरह अगर वो आपसे पूछे -2 और -3 किस क्वाड्रेंट में आएगा? दोनों की वैल्यूज नेगेटिव हैं, x की भी y की भी, तो हम कहेंगे क्वाड्रेंट 3 इसके लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह x एक्सिस को एब्सिस कहते हैं और इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं और y एक्सिस जो है इसको ऑर्डिनेट या वर्टिकल एक्सिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में भी तकरीबन यही चीज़ें लिखी हुई हैं, इनके अदर नेम लिखे हुए हैं और ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि x एक्सिस में क्या चीज़ शो की जाती है और y एक्सिस में क्या चीज़ शो की जाती है, ये आपने इसको पढ़ लेना है, रीडिंग कर लेनी है। जो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं वो आपने तैयार कर लेनी है। इसके अलावा इसकी ज़्यादा डिटेल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्राफ, ये हम स्टार्ट में भी पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं जी ग्राफ की, ठीक है। तो नंबर 1 पे लाइन ग्राफ है, बार चार्ट है, हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ऑगिव ग्राफ है, पाई डायग्राम है, पिक्टोग्राफ भी है, ठीक है। हमने ये ऑगिव ग्राफ के बारे में कुछ पहले बात हुई थी या नहीं आप लोगों से, किसी को याद है? हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं पहले कि ऑगिव ग्राफ जो है वो किस पर्पस के लिए हम यूज करेंगे। सर आपने वो बताया था कि वो पता नहीं मीडियन या मीन के लिए इसमें से एक के लिए इस्तेमाल होगा। ये पता नहीं वाली बात तो ठीक नहीं है, आप लोगों को ये चीजें फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। हमने ये बात मूड की के लिए आपने मूड के लिए आपने हिस्टोग्राम जी सर आपने बात की थी मॉड के लिए उसको हिस्टोग्राम को शो करेंगे। यस यस गुड गुड। और मीडियन के लिए ऑगिव जी मॉड जो है उसको हिस्टोग्राम से शो करेंगे और जो है
मीडियन जो था उसके लिए आपने बताया था ऑजीव ग्राफ में उसको डाटा को शो करेंगे। एग्जैक्टली इसी तरीके से ये आपने याद कर लेना है। हमने जब मीन, मीडियन और मॉड के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर हमने मॉड को ग्राफ की मदद से शो करना हो तो हम हिस्टोग्राम के ज़रिए शो करेंगे, और अगर हमने मीन को करना हो तो मीन को हम ग्राफ की मदद से शो नहीं कर सकते। ये माइक किसी स्टूडेंट का ऑन है, प्लीज़ ऑफ कर लें। और अगर हमने मीडियन को शो करना हो ग्राफ की फॉर्म में, ग्राफ के ज़रिए, तो उसके लिए हम ऑगिव ग्राफ यूज़ करेंगे। ठीक है, ये इनके जस्ट नाम्स हैं, इनमें से आप लोगों ने गो थ्रू हो जाना है, इनकी डिटेल करने की ऐसा सच ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं चीज़ें इनको ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आप लोगों को। ये 4 यहाँ पे आपको ग्राफ शो हो रहे हैं। ठीक है, जो नंबर फर्स्ट पे आपको शो हो रहा है, जो नंबर फर्स्ट पे आपको शो हो रहा है रेड कलर में, ठीक है, इसको हम कहते हैं लाइन ग्राफ, जिसके ऊपर मैंने 1 लिख दिया, ये लाइन ग्राफ है। ठीक है, अब लाइन ग्राफ में आप एक चीज़ नोट करेंगे कि इसमें क्या है जी, डॉट्स और लाइंस को यूज़ किया गया है, डॉट्स और लाइंस को। ये देखें, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे डॉट लगा है, और फिर ये डॉट लगा है, और इन दोनों डॉट्स को फिर स्ट्रेट लाइन की मदद से आपस में मिला दिया गया है। तो ऐसा ग्राफ जिसमें हम लाइन एंड डॉट्स यूज़ करते हैं उसको हम लाइन ग्राफ कहते हैं। इसी तरह अगर आप लोग आ जाएं नंबर 3 पे, जो लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे, जहाँ पे मैंने 3 लिखा है रेड कलर में, येलो कलर से जो आपको शो हो रहा है, अब इसमें भी हम देखते हैं तो इसमें भी हमारे पास इसी तरह ही है, डॉट्स यूज़ किए गए हैं और इन डॉट्स को आपस में स्ट्रेट लाइन के ज़रिए मिला दिया गया है, तो ये भी लाइन ग्राफ ही है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हमारा लाइन ग्राफ था ना, वो स्टार्ट भी ओपन हो रहा था और एंड भी, यानी उसके स्टार्ट और एंड के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर उसको ड्रा करना ज़रूरी नहीं था, या वो स्टार्ट और एंडिंग जो है वो एक्स एक्सिस पे नहीं हो रही थी। जबकि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, या जस्ट पॉलीगॉन भी हम इसको कहते हैं, तो इसमें भी लाइन और डॉट्स ही यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अगर देखें तो इसका स्टार्ट भी एक्स एक्सिस के ऊपर हो रहा है और इसकी एंडिंग भी एक्स एक्सिस के ऊपर हो रही है। तो ये इसमें दोनों में जो ब्रीफ या कह लें शॉर्ट सा या सिंपल या सादा सा जो डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, और यही आपसे पूछा जाएगा। वैसे इनमें और भी डिफरेंस हैं लेकिन वो हमें स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट याद रखना है कि डॉट्स और स्ट्रेट लाइन ये लाइन ग्राफ में भी यूज़ होती हैं और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या जस्ट पॉलीगॉन में भी यूज़ होती हैं। डिफरेंस इन दोनों में ये है कि जो हमारा लाइन ग्राफ होगा इसमें जो स्टार्ट और एंड होगा वो एक्स एक्सिस पे नहीं होगा, जबकि जो पॉलीगॉन है उसका स्टार्ट और एंड जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। एमसीक्यूज में भी वो आपसे इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। दूसरे नंबर पे फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है जी बार ग्राफ। ठीक है, इसको हम बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट कलर के जो आपको बार शो हो रहे हैं, ब्लू, रेड, पिंक और ग्रीन, और दूसरा जिसमें तमाम ब्लू कलर के आपको शो हो रहे हैं इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, ये ब्लू कलर में इसको शो किया गया, ये हिस्टोग्राम है। अब अगर हम देखें तो इन दोनों को देखने में एक जैसे नज़र आ रहे हैं कि उसमें भी कॉलम से यूज़ हुए में इसमें भी, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि जो हिस्टोग्राम के कॉलम हैं उनमें स्पेस नहीं है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, मिक्स जुड़े हुए हैं, स्पेस नहीं है उनमें। जबकि जो हमारे पास बार ग्राफ के हैं, बार ग्राफ में हमारे पास जो कॉलम्स हैं इनके दरमियान स्पेस मौजूद है, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। इन दोनों को हम नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नंबर 1 पे हिस्टोग्राम हमारे पास आ गया। ये देखें जी, ये आपके पास हिस्टोग्राम है कि इसमें कॉलम्स यूज़ हम करते हैं और वो कॉलम्स क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनके दरमियान स्पेस नहीं होती। जो हिस्टोग्राम है ना, इसकी ये करैक्टरिस्टिक्स है कि इसमें हमारा जो कॉलम की हाइट होती है वो भी हमें किसी चीज़ को कोई इंफॉर्मेशन दे रही होती है, और जो कॉलम की विड्थ होगी, जो इसकी चौड़ाई होगी, वो भी हमें कुछ बता रही होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा हिस्टोग्राम होगा ये हमें टू तरह की इंफॉर्मेशन देगा, या इसको हम कह लें कि ये 2 डायमेंशनल होगा। ठीक है, जिसमें इसकी हाइट भी किसी चीज़ को प्रेजेंट करेगी और इसकी विड्थ जो होगी ये भी किसी चीज़ को शो करेगी, प्रेजेंट करेगी, जबकि बार ग्राफ में ऐसे नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मोस्टली हम एक्स एक्सिस पे क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को, तादाद को शो करते हैं,
और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को शो किया जाता है, तादाद को, और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या किया जाता है, क्लास इंटरवल। तो ये यहाँ पे देखें एक्स और वाई एक्सिस है। और अब उसने हमारा जो ग्राफ हम पीछे पढ़ के आए हैं, ग्राफ में हमारा कौन सा क्वाड्रेंट इसमें यूज किया गया है, कोई देख के बता सकता है कि कौन सा क्वाड्रेंट 1 2 3 4 कौन सा यूज हो रहा है इस डायग्राम में? जो वन शो हो रहा है, एग्जैक्टली वन शो हो रहा है, क्योंकि x की वैल्यूज भी पॉजिटिव है, y की वैल्यूज भी पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट 1 यूज किया उसने, दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव थी आपके पास। अब यहाँ पे उसने क्लास इंटरवल बताया हुआ जी 20 से लेके 30 तक, ये आपका कॉलम 1 शो कर रहा है। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये हमने एक हमारा टेस्ट कंडक्ट हुआ है, तो उसका स्कोर हम ग्राफ की मदद से शो करना चाह रहे हैं। तो इसमें वो हमें बता रहा है जी 20 से 30 तक नंबर लेने वाले जो स्टूडेंट है ना, वो आपकी क्लास में है 2, ठीक है। ये कॉलम की हाइट 2 के इक्वल है ना, तो हम कहेंगे 2। इसी तरह नेक्स्ट पे देखें 30 से 40 तक जो नंबर हासिल करने वाले स्टूडेंट है, वो कहता है जी आपके हैं 4, ठीक है, क्योंकि कॉलम की हाइट जो होगी, ऊंचाई जो होगी, वो हमें फ्रीक्वेंसी बताएगी, और कॉलम की जो चौड़ाई होगी ये क्लास इंटरवल बताएगी। और मोस्टली हमारा क्लास इंटरवल जो होता है वो एक जैसा होता है। इसी तरह नेक्स्ट में 40 से 50 नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स, उनकी तादाद भी 4 ही है, क्योंकि उसकी हाइट भी 4 के बराबर है। 50 से 60 नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स जो है उनकी हाइट 5 के बराबर है, तो इसका मतलब 5 स्टूडेंट हमारे 50 से 60 तक नंबर लेने वाले हैं। इसी तरह 60 से 70 तक नंबर लेने वाले, 70 से 80 तक, 80 से 90 तक कोई भी नहीं है, और 90 से 100 तक नंबर लेने वाला स्टूडेंट हमारे पास एक है। तो ये हमने ग्राफ की मदद से बड़ी खूबसूरती से अपने रिजल्ट को प्रेजेंट कर दिया। इसमें हम उसको भी शो कर सकते हैं, अपने स्पोर्ट्स इवेंट का जो स्कोर होगा, अपने एथलीट्स की, अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को भी शो किया जा सकता है, ठीक है। तो वो हर एक का डेटा के अकॉर्डिंग उसको हम अरेंज कर लेंगे। लेकिन जहाँ भी हमने हिस्टोग्राम को शो करना है, यूज़ करना है, सॉरी, उसमें हमने एक चीज़ याद करनी है, ख्याल रखना है एक चीज़ का, कि इसकी हाइट जो होगी ना, कॉलम की जो हाइट होगी ये हमेशा फ्रीक्वेंसी को बताएगी, तादाद को बताएगी, और कॉलम की विड्थ जो होगी ये उसके क्लास इंटरवल को बताएगी, वक्फे को बताएगी, जिसको आप उर्दू में जमाती वक्फा भी कहते हैं। यानी इसमें हिस्टोग्राम में आप अपनी मर्जी से कॉलम की जो चौड़ाई है, विड्थ जो है, वो कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, वो आपको क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ती है, ठीक है। यानी हिस्टोग्राम में हाइट भी इंपॉर्टेंट है और विड्थ भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बार ग्राफ, के बार ग्राफ क्या, देखने में दोनों एक जैसे लग रहे थे। अब बार ग्राफ में एक तो ये है कि बार ग्राफ के जितने भी कॉलम्स होते हैं उनके दरमियान स्पेस मौजूद होती है, जबकि हिस्टोग्राम के कॉलम आपस में जुड़े हुए होते हैं। हिस्टोग्राम के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि हिस्टोग्राम की चौड़ाई भी कुछ बता रही होती है, ऊंचाई भी कुछ बता रही होती है, जबकि बार ग्राफ जो है इसकी जस्ट हाइट हमें कुछ बता रही होती है। इसकी विड्थ जो होती है ना, उसके कम या ज़्यादा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम कर दें ज़्यादा कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट इसकी हाइट इंपॉर्टेंट होती है ग्राफ की, बार ग्राफ की। और बार ग्राफ जो है ना, ये मेनली हम यूज़ करते हैं क्वालिटेटिव डेटा को शो करने के लिए, कैटेगोरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बार ग्राफ शो किया जाता है, जबकि न्यूमेरिकल डेटा को शो करने के लिए हिस्टोग्राम शो किया जाता। अब इस डायग्राम में देखें, वो उन्होंने आपको बताया हुआ जी, स्पेनिश बोलने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, या स्पीकर्स कितने हैं। तो ये तकरीबन इस कॉलम की हाइट जो है वो 30 और 50 के दरमियान है, तो हम कह लेंगे तकरीबन 40 लोग बनते हैं। इसी तरह चाइनीज़ जो हैं वो कितने हैं, 50 और 70 के दरमियान है, तो हम कहेंगे जी 60 हैं तकरीबन। इसी तरह हिंदी बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले। अब यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट हमने कही वो क्या थी, इनकी हाइट। अब ये जो कॉलम की हमने चौड़ाई रखी हुई है ना, ये ज़्यादा कर देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, कम कर देंगे तब भी कोई नहीं फ़र्क पड़ना। यानी बिल्कुल अगर हम इसको कम कर देंगे तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। अगर इसको हम ज़्यादा भी कर देंगे तो उससे भी कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क कब पड़ेगा, जब हम इसकी हाइट को कम या ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इसकी हाइट हमें बताती है फ्रीक्वेंसी के बारे में, या इस डेटा की अगर बात करें तो वो हमें ये बता रही है कि कितने स्पीकर्स किस लैंग्वेज के हैं। इज़ इट क्लियर कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ। बार ग्राफ कैटेगोरिकल डेटा के लिए, क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज़ किया जाता है, हिस्टोग्राम क्वांटिटेटिव डेटा के लिए यूज़ किया जाता है। बार ग्राफ की हाइट जस्ट इंपॉर्टेंट होती है, हिस्टोग्राम की हाइट और विड्थ दोनों इंपॉर्टेंट होती हैं।
बार ग्राफ में कॉलम्स जो हैं उनके दरमियान स्पेस होती है, हिस्टोग्राम में कॉलम्स के दरमियान स्पेस नहीं होती। जी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं शकीला आप? जी सर, जी सर, मैंने ये पूछना है कि ये वो हमें बताएंगे कि ये डाटा इस ग्राफ में शो करें, या हमें खुद ही चूज करना पड़ेगा ये करें या ये करें? नहीं, वो तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका क्वांटिटेटिव डेटा है ना, क्वांटिटेटिव डेटा है, मसलन हमने ये देखना जी कितने स्टूडेंट्स ने 50 नंबर लिए, कितने स्टूडेंट ने 60 नंबर लिए, कितने स्टूडेंट ने 80 नंबर लिए, ये हमारा क्वांटिटेटिव डेटा है, तो इसके लिए हम हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे। अगर हमने ये देखना हो हमने ये देखना कि हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलने वाले हैं, कितने स्टूडेंट्स फुटबॉल खेलने वाले हैं, कितने स्टूडेंट्स बास्केटबॉल खेलने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें समझ आ रही है कि ये डेटा किस टाइप का है, ये डेटा क्वालिटेटिव है, कैटेगोरिकल डेटा है, तो अल्टीमेटली हम बार ग्राफ ही यूज़ करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके जी। उसके बाद ये सर ये जो हिस्टोग्राम है, ये हिस्टोग्राम जो आपने बताया ये उसके लिए क्वांटिटेटिव डाटा को करेगा, थोड़ा इसका क्लियर नहीं है सर, क्वांटिटेटिव करेगा ये क्वांटिटेटिव हिस्टोग्राम, ये नेक्स्ट स्लाइड में इनका कंपैरिजन भी है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। हिस्टोग्राम न्यूमेरिकल डाटा के लिए है, बार ग्राफ कैटेगोरिकल डाटा के लिए है, इसमें फ्रीक्वेंसी भी शो होती है और डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस वेरिएबल्स के लिए। ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस करके आए हैं ये वही चीज़ें हैं। इट इज़ 2 डायमेंशनल, इट इज़ 1 डायमेंशनल। ये 1 डायमेंशनल से मुराद ये है कि इसमें चूंकि हाइट इंपोर्टेड होती है, ये जस्ट हमें फ्रीक्वेंसी बताता है। ये 2 डायमेंशनल होता है हिस्टोग्राम। 2 डायमेंशनल से मुराद ये कि इसमें कॉलम की हाइट भी हमें कुछ बता रही होती है और कॉलम की विड्थ भी हमें कुछ बता रही होती है। दैट इज़ वाई वी से कि हिस्टोग्राम जो है वो 2 डायमेंशनल है और बार ग्राफ जो है ये 1 डायमेंशनल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा से क्या मुराद है कि इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, हमारा डेटा ग्राफ के ऊपर किस तरह, अगर हम ग्राफ के ऊपर उसको प्लॉट करते हैं, ग्राफ के ऊपर उसको ड्रा करते हैं, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, इसकी शेप कैसी बनेगी। ठीक है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा कहते हैं। तो इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। नंबर 1 पे कर्टोसिस से क्या मुराद है और स्क्यूनेस से क्या मुराद है। कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस, इन दोनों को हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा में। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है जी कर्टोसिस से क्या मुराद है। तो कर्टोसिस वर्ड का अगर मीनिंग देखा जाए तो इसका मतलब होता है हैवीनेस। ठीक है, हैवीनेस कह लें या पीकनेस कह लें, यानी कर्टोसिस जो है ये हमें ये बताता है कि जब आप अपने डेटा को ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करेंगे, उसको ड्रा करेंगे, तो आपके डेटा की पीक किस तरह की बनेगी, चोटी जिसको हम कहते हैं ना, पीक किस तरह से बनेगी। तो पीक किसकी बेस पे बनेगी, तो वो तो बनेगी ना कि हमारा डेटा जो है वो हमारे मीन से कितनी दूरी पर है असल में। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, आपको एक नॉर्मल कर्व उन्होंने शो की हुई है, या मैं कह देता हूँ कि अगर हम डाटा को शो करते हैं तो इस तरीके से हमारी एक शेप बन जाती है। ठीक है, हमारी शेप जो है वो डेटा की इस तरीके से भी बन सकती है। ठीक है, यानी कर्टोसिस हमें बताएगा कि आपके डेटा की जो शेप बनी है उसमें जो पीकनेस होगी, उसकी जो चोटी होगी, उसकी जो पीक होगी वो किस तरह की होगी, नॉर्मल होगी, बिल्कुल फ्लैट होगी, या बहुत ज़्यादा होगी। जैसे ये 2 मैंने डायग्राम यहाँ पे आपको शो की हैं, तो इसमें ये वाली जो डायग्राम है, ठीक है, जिसको मैंने ग्रीन टिक किया, ये सॉरी शो नहीं हो रहा ग्रीन टिक, ब्लू टिक जिसको किया है, ये वाली देखिए इसमें पीकनेस बहुत कम है, पीक नहीं है। ठीक है, जबकि दूसरी जो है ये वाली, इसमें पीक बहुत ज़्यादा है। और तीसरी अगर मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ तो इसमें क्या होगा कि पीक जो है वो नॉर्मल है, यानी ना तो बहुत ज़्यादा है और ना बहुत ज़्यादा कम है। ये हमारी तीसरी शेप बन जाएगी। ठीक है, और इन्हीं 3 शेप्स को हम पढ़ेंगे। अब ये डिपेंड करेगा आपके डेटा के ऊपर। अगर आपका डेटा मीन से बहुत ज़्यादा दूरी पर होगा, मीन से डेटा का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो फिर आपके ख्याल में कौन सी शेप बनेगी आपके डेटा की कर्टोसिस में? क्यों जी, इनको मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ ताकि आप लोगों को बताने में आसानी हो कि नंबर 1 वाली शेप बनेगी, नंबर 2 वाली शेप बनेगी, या नंबर 3 वाली शेप बनेगी अगर हमारा डेटा हमारे मीन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट के नंबर आए हैं 40 और दूसरे स्टूडेंट के नंबर हैं 70, तीसरे के नंबर हैं 30। एक नंबर वाला आएगा। बाकी लोग भी बताएं प्लीज। सर नंबर 1।
नंबर 1 वाला आएगा जब डेटा में डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, जब डेटा में डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जब डेटा में फैलाव ज़्यादा होगा। अब अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं जी, मैं कहता हूँ ये मैंने यहाँ पे ग्राफ बना लिया है, अब यहाँ पे जब हम उसको शो करेंगे तो एक वैल्यू हमारी यहाँ पे फॉल कर रही होगी, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे, पाँचवीं यहाँ पे, छठी यहाँ पे, सातवीं यहाँ पे, आठवीं यहाँ पे। यानी इसमें हमारे डेटा में फैलाव बहुत ज़्यादा है, हमारा जो डेटा है उसका मीन से डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको जब हम ड्रा करेंगे तो इसकी शेप जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, वो 1 वाली ही बनेगी, क्योंकि डेटा जो है वो हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस से मुराद ये कि हर स्टूडेंट का स्कोर जो है वो दूसरे स्टूडेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। यानी अगर तो ऐसे हो ना कि एक स्टूडेंट का स्कोर है जी 42, दूसरे का है 46, तीसरे का है 49, चौथे का है 41, पांचवें का है 44, तो ये वाला जो डेटा होगा ना इस टाइप का, इसको हम कहेंगे होमोजीनियस डेटा। यानी तमाम स्टूडेंट्स तकरीबन एक जैसे ही स्कोर रखते हैं, मिलते जुलता स्कोर ही है उनका, उनके स्कोर में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये जो डेटा है ये होमोजीनियस है। जब इस तरह का डेटा होगा और उसको आप ग्राफ के ऊपर शो करेंगे तो फिर आपके ग्राफ की शेप कौन सी बनेगी जी, नंबर में बताएं, 1 2 3 कौन सी बनेगी? सर नंबर 3। नहीं, होमोजीनियस है, एक जैसा ही डाटा, तकरीबन सबका डाटा एक जैसा ही है, तो 2 वाली बनेगी ना, सारे एक जगह पे ही फॉल कर रहे हैं। अब देखें ना, मैंने कहा जी 40 नंबर है, जिसके 40 नंबर है तो हमने यहाँ पे 40 पे डॉट लगा दिया, दूसरे के 46 हैं 46 पे डॉट लगा दिया, 49 पे, 40 पे, 44 पे, इस तरह हम डॉट लगा रहे हैं, यानी एक जैसा ही है, एक जगह पे ही तमाम लोग गिर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का जब डेटा हमारे पास होगा और इसको जब हम शेप की फॉर्म में लेके आएंगे तो ये हमारी नंबर 2 वाली शेप बनेगी, ठीक है, जब हमारा डेटा जो है वो होमोजीनियस होगा। नंबर 3 वाली जो है ना ये नॉर्मल है, नंबर 3 वाली के ऊपर अगर आप लोग फोकस करें तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल किस सेंस में है कि इसमें चोटी भी नॉर्मल बनी हुई है, पीक भी नॉर्मल है और फ्लैटनेस भी नॉर्मल है। फ्लैट कहते हैं बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर से, यानी ना तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है और ना इसमें बहुत ज़्यादा चोटी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा पीक बनी हुई है, जैसा कि नंबर 1 और 2 में था। नंबर 1 में बहुत ज़्यादा फ्लैट थी, नंबर 2 बहुत ज़्यादा पीक बनी हुई थी, लेकिन नंबर 3 जो है ये नॉर्मल है, इसमें फ्लैटनेस भी मौजूद है किसी हद तक और पीक भी किसी हद तक मौजूद है, तो इसको हम नॉर्मल कर्व कहते हैं। ये नॉर्मल कर्व से मुराद ये होता है कि इसमें आपका जो डेटा है ना वो इक्वल तरह का डेटा है, यानी एवरेज जो स्कोर आपने निकाला है ना, एवरेज स्कोर, उससे ऊपर नंबर लेने वाले स्टूडेंट भी उतने हैं और उससे नीचे नंबर लेने वाले स्टूडेंट भी उतने हैं, एक जैसे स्टूडेंट ही हैं दोनों साइडों पे, ठीक है। 50 से ऊपर नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स भी हैं आपके पास और 50 से नीचे नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स भी हैं और दोनों तादाद में एक जैसे हैं। तो इस तरह का जब डेटा हमारे पास होगा और उसकी जब हम शेप बनाएंगे तो वो ये नॉर्मल शेप बनेगी, ठीक है, नंबर 3 वाली। होमोजीनियस जब होगा, तमाम स्टूडेंट्स ने एक जैसा स्कोर ले लिया, तो फिर शेप कौन सी बनेगी, फिर शेप 2 बनेगी। जब तमाम स्टूडेंट्स ने डेटा एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ लिया, एक का 24 है, एक का 34 है, एक का 44 है, एक का 54 है, एक का 64 है, अब ये सीरीज ही चेंज हो रही है, एक 20 वाली सीरीज में है, एक 30 वाली सीरीज में है, एक 40 वाली सीरीज में है, यानी बिल्कुल मुख्तलिफ है डेटा स्टूडेंट्स का एक दूसरे से, तो ये हेट्रोजीनियस डेटा होगा और इसकी शेप नंबर 1 वाली बनेगी। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट हम इनको मजीद यहाँ पे देख भी लेते हैं, ठीक है। ये 3 शेप्स जो हमने वहाँ पे अभी डिस्कस की हैं उन्हीं को यहाँ पे शो कराया गया है। जो आपकी ग्रीन कलर की होगी, ग्रीन कलर की यहाँ पे शो की गई है, इसको लेप्टोकर्टिक कहते हैं। ग्रीन कलर यानी जिसमें पीक बहुत ज़्यादा बन जाती है, बिल्कुल मीनार की तरह का चोटी बन जाती है, उसको हम लेप्टोकर्टिक कहते हैं, ठीक है, जिसमें पीक बहुत ज़्यादा होती है। मेसोकर्टिक जो है, जो चॉकलेट कलर में या ब्राउन कलर में बनाई गई है डायग्राम, ये मेसोकर्टिक है। मेसोकर्टिक से मुराद ये कि इसमें डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल है, मीन से ऊपर भी उतने ही हैं, मीन से नीचे भी उतने हैं, तो ये नॉर्मल है, या जिसको हम बेल शेप भी कहते हैं। प्लेटिकर्टिक जो ब्लू कलर में शो की गई है, इसमें देखें पीक ना होने के बराबर है, फ्लैट ज़्यादा है, आपके डेटा की जो टॉप है वो फ्लैट है, इसको हम प्लेटिकर्टिक कहते हैं, ठीक है। अब मज़ीद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखें प्लेटिकर्टिक है जिसमें
फ्लैट ज़्यादा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको मेसोकर्टिक कहते हैं, जो ब्लू कलर में शो करवाई गई है। लेप्टोकर्टिक जो है इसमें पीक ज़्यादा है। अब नेक्स्ट मजीद अगर हम देखें नॉर्मल बेल शेप, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं जी। क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगी, यानी सेंटर से अगर हम देखें, ये इसका फ़र्ज़ करें, हम यहाँ पे कहते हैं जी ये ये इसका अगर हम कहते हैं जी सेंटर हैं, तो इसकी राइट साइड पे भी और उसकी लेफ्ट साइड पे भी डाटा एक जैसा होगा, ठीक है, मिरर की तरह का होगा। या जैसे मिरर होता ना कि एक साइड से जैसे दिख रहा है तो सामने भी उसी तरह का है, तो राइट साइड पे भी डाटा उसी तरह का है, लेफ्ट साइड पे भी डाटा उसी तरह का। तो अगर इस तरह की शेप बने तो इसको हम बेल शेप या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। ये अब मज़ीद हमारे पास आ गया जी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बेल शेप कहते हैं। इसमें हमने पढ़ लिया कि डेटा हमारा जो होता है वो मिरर होता है दोनों साइडों पे, एक साइड पे जैसा डाटा दूसरी तरफ भी उसी तरह का डाटा होगा। ये आपसे एमसीक्यूज में वो क्वेश्चन पूछेगा कि जब हमारा डेटा जो है वो वन साइड ऑफ द कर्व इज मिरर टू अदर साइड, कि एक साइड जैसी है दूसरी साइड भी उसी तरह की है, तो शेप कौन सी बनेगी? तो आप कहेंगे जी नॉर्मल शेप बनेगी। फिर वो आपसे पूछेगा अगर हमारा डाटा हेट्रोजीनियस होगा तो शेप कौन सी बनेगी? आप कहेंगे जी प्लेटिकर्टिक बनेगी, फ्लैट होगी, पीक नहीं बनेगी, ठीक है, नो पीक। इसी तरह वो आपसे पूछेगा कि अगर हमारा डाटा होमोजीनियस हो, सारा ही डाटा एक जैसा है, तो फिर क्या होगा जी? फिर लेप्टोकर्टिक होगा, यानी फ्लैट नहीं होगा, पीक बहुत ज़्यादा बनेगी, ठीक है। और बाई मॉडल जो है ये एक चौथी टाइप है, बाई मॉडल से मुराद क्या है कि हमारा डेटा जो है वो दो किस्म के मोड्स रखता है, टू मोड्स होंगे डेटा के। यानी टू मोड से मुराद ये क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स का झुकाव एक तरफ होगा, कुछ स्टूडेंट का झुकाव जो है वो दूसरी तरफ होगा, दो मुख्तलिफ साइडों पे। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस तरह का जो डेटा होगा इसमें टू पीक्स बनती हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 20 से 30 नंबर लिए हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 20 से 30 नंबर लेने वाले भी स्टूडेंट उतने ही हैं, और इधर 70 से 80 नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स भी उतने ही हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा? टू पीक्स बन जाएंगी ना, एक पीक बनेगी हमारी 20 से 30 तक, और फिर दरमियान में आ जाएंगे 40, 50, 60 नंबर लेने वाले स्टूडेंट, और फिर 70 से 80 नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स जो होंगे वो भी ज़्यादा होंगे, तो उनकी फिर सेकंड पीक बन जाएगी। यानी दो तरह की इंफॉर्मेशन होगी, दो तरह का डेटा होगा। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक साइड पे ज़्यादा जमा हुए हैं, दूसरे स्टूडेंट दूसरी साइड पे जमा हुए हैं। इसको बाई मॉडल कहते हैं, जो हमारा जिसमें टू पीक्स बनती हैं, और इस तरह का जो हमारा डेटा होता है वो टू मोड्स को शो कर रहा होता है, दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस को, दो मुख्तलिफ किस्म के डाटा को शो कर रहा होता है। इज इट क्लियर कि नॉर्मल कर्व क्या है, प्लेटिकर्टिक क्या है, लेप्टोकर्टिक क्या है, एंड बाई मॉडल क्या है? इसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब एमसीक्यूज में वो आपसे डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है जी। हेट्रोजीनियस डेटा होगा तो कौन सी शेप बनेगी, प्लेटिकर्टिक, लेप्टोकर्टिक या नॉर्मल? तो आपको पता होना चाहिए होमोजीनियस की फॉर्म में किस तरह की बनेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम जो डिस्कस कर चुके हैं, इनको आपने अगर अंडरस्टैंड कर लिया तो जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन वो आपसे इनसे रिलेटेड पूछ रहे हैं, हम वो इसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी स्क्यूनेस से क्या मुराद है। स्क्यू का मतलब क्या होता है? सुकड़ जाना, किसी एक साइड पे इकट्ठे हो जाना, उसको हम स्क्यू कहते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा कि नॉर्मल शेप होती है, जैसे ये आपको सेंटर में शो हो रही है, ये हमारी नॉर्मल कर्व है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें क्या है जी, सेंटर से हमने फ़र्ज़ किया कि एक लाइन अगर ड्रा की है तो राइट साइड पे भी डेटा उतना ही है, लेफ्ट साइड पे भी डेटा उतना ही है, तो इसको हम नॉर्मल कर्व कहेंगे या इसको हम सिमेट्रिक शेप कहेंगे। सिमेट्रिक शेप कह सकते हैं ना, क्योंकि दोनों साइड पे वो बराबर है, दोनों साइडों पे सेम है, इसलिए हम इसको सिमेट्रिक शेप कहेंगे। लेकिन ये वाली जो ब्लू कलर में आपको शो हो रही है, जो इसकी लेफ्ट साइड पे है, और इसी तरह जो इसकी राइट साइड पे रेड कलर में आपको शो हो रही है, इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है कि इसमें आपका डेटा किसी एक साइड पे स्क्यूड हुआ है, एक साइड पे इकट्ठा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। तो ये दोनों जो हैं, इन दोनों को हम सिमेट्रिक शेप नहीं कह सकते। इन दोनों को हम क्या कहेंगे? इन दोनों को हम एसिमेट्रिक कहेंगे। यानी सिमेट्रिक के साथ अगर आप ए लगा देंगे तो ये एसिमेट्रिक बन जाएगा,
जिसका मतलब ये होगा कि ये वाली जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल नहीं है, बल्कि इसमें डाटा किसी एक साइड पे स्क्यूड हुआ है, इसलिए हम इसको एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। एसिमेट्रिक यानी जिसमें एक साइड पे जिसमें सिमेट्री नहीं है, जिसमें सिमेट्री होगी उसको हम सिमेट्रिक डाटा कहेंगे, जिसमें नहीं होगी उसको एसिमेट्रिक कहेंगे। और ये एसिमेट्रिक दो तरह की हो सकती है, एक लेफ्ट स्क्यूड हो सकता है हमारा डाटा और दूसरा हमारा डाटा जो है वो राइट स्क्यूड हो सकता है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि राइट स्क्यूड की फॉर्म में कैसे होगा और लेफ्ट स्क्यूड की फॉर्म में ये कैसे होगा। यहां तक क्लियर हो गया? आप लोगों को समझ आ गई तमाम चीजों की? सर शॉर्टली इसको दोबारा वो कीजिएगा, नेटवर्क इशू की वजह से मुझसे स्किप हो गया। नेक्स्ट हम यही चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी दोबारा फिर स्क्यूनेस को देखेंगे। नेक्स्ट यही स्लाइड्स हैं, अभी स्क्यूनेस के बारे ही है दोबारा। अब स्क्यूनेस के बारे में हमने क्या पढ़ा जी कि जब भी हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो डिस्टर्ब होगी, जब भी हमारा डेटा जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एसिमेट्री कहेंगे। एसिमेट्री यानी उसमें शेप जो है वो सिमेट्रिक नहीं बनेगी। डिस्टॉर्शन आर एसिमेट्रिक दैट डेविएट्स फ्रॉम द सिमेट्रिकल बेल कर्व आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन अ सेट ऑफ डेटा। उससे वही मुराद जो हमने अभी चीज़ डिस्कस की है कि जब हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में या नॉर्मल बेल शेप जो होती है जब वो ख़राब होती है, जब वो डिस्टर्ब होती है, डिस्टर्ब या ख़राब कब होगी? जब हमारा डेटा किसी एक साइड पे स्क्यूड हो जाएगा, तो उसको हम कहते हैं जी एसिमेट्री कहते हैं। और इसमें फिर हम फर्दर देखते हैं कि किस किस तरह की सिमेट्री हो सकती है। एक को हम पॉजिटिव स्क्यूनेस कहते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस, और दूसरी को हम नेगेटिव स्क्यूनेस कहते हैं। या हमारा डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा या हमारा डेटा नेगेटिवली स्क्यूड होगा। अब इसमें आप लोग देखें, जो हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा है उसमें हमारी जो कर्व है उसकी टेल जो है उसकी, जिसको आप लोग धुम कह सकते हैं, वो किस साइड पे है? राइट साइड पे। ऐसे ही है ना, ये टेल देखें किस साइड पे है? राइट साइड पे। इसी तरह जो हमारा डेटा नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में है, इसमें इसकी टेल देखें किस साइड पे है? लेफ्ट साइड पे है। लेफ्ट साइड पे इसकी टेल है, ठीक है। यानी ये वाला जो हमारा पॉजिटिव स्क्यू डाटा है ना, ये स्क्यू कहाँ पे हुआ है? सुकड़ा किस साइड से है? स्क्यूनेस कहाँ पे मौजूद है? राइट साइड पे स्क्यूनेस मौजूद है ना इसकी। ये वाली जो डायग्राम है इसकी स्क्यूनेस कहाँ पे मौजूद है? राइट साइड पे, क्योंकि यहाँ पे डाटा बिल्कुल सुकड़ गया है। सुकड़ने से मुराद ये कि बिल्कुल ना होने के बराबर है डेटा, जबकि यहाँ पे जहाँ पे इसकी थोड़ी सी फैलाव बना हुआ है शेप में, यहाँ पे तो डाटा ज़्यादा है इसलिए तो उसकी कुछ शेप बनी हुई है। लेकिन अगर हम टेल वाली साइड देखेंगे तो टेल वाली साइड से मुराद ये कि यहाँ पे डेटा जो है वो बहुत कम है, स्क्यू हो गया हुआ है इस साइड पे, डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया हुआ है इस साइड पे, वैल्यूज जो है वो बहुत कम है। इसी तरह नेगेटिवली स्क्यूड का मतलब ये है कि सर जी इसकी हम टेल जिधर, जी सर जी हम इसकी टेल जिधर मर्जी बना ले। क्या मतलब? सर इसकी हम टेल जिधर मर्जी बना ले, इसका सर कोई तरीका नहीं होगा कि कहाँ से शुरू करेंगे कहाँ पे खत्म करेंगे ना। इसकी टेल इधर बन रही है, उसकी टेल सर उधर बन रही है। हाँ तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा होगा ना, जो आपका पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा होगा उसकी टेल राइट डेफिनेटली राइट साइड पे बनेगी। जो नेगेटिवली स्क्यूड डेटा होगा उसकी टेल जो होगी वो लेफ्ट साइड पे बनेगी। उसमें आपकी मर्जी तो चलनी नहीं है। एग्जांपल मतलब हम इस तरह से ले सकते हैं ना कि जैसे 50 वाला पास है बच्चा, तो देखेंगे कि मोस्टली बच्चे जो है अगर 60 70 80 90 मार्क्स ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव स्क्यूड होगा। और अगर स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा 30 40 20 में है तो फिर वो नेगेटिव स्क्यूड होगा। अब इसमें ना हमें यहाँ पे इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मार्क्स के हवाले से। अगर आप कह सकते हैं ना मार्क्स के हवाले से, कि मार्क्स के हवाले से हम इसको अभी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको याद है शुरू में जब हमने ग्राफ डिस्कस किया इसी लेक्चर के स्टार्ट में, तो हमने कैसे वैल्यूज़ पुट की थी। हमने कहा कि ये जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना दोनों, यहाँ पे 0 है और एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ठीक है, ये 11 है, इसी तरह 12 है। अब आप यहाँ पे मुझे देख के बताएं कि इसमें जो x की बड़ी वैल्यूज़ हैं, बिग वैल्यूज़ हैं, लार्जर वैल्यूज़ जो हैं, वो राइट साइड पे हैं या लेफ्ट साइड पे हैं?
सर राइट साइड पर ही ज्यादा जा रही है ना, ज्यादा 12। जो बड़ी वैल्यूज है ना वो राइट साइड पे हैं, ठीक है। जैसे जैसे राइट साइड की तरफ जाते जाएंगे और बड़ी वैल्यूज आती जाएंगी, जैसे जैसे लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे और छोटी वैल्यूज आती जाएंगी। अब ये वो जो हम यहाँ पे डायाग्राम देख रहे हैं, इसमें देखें उसने आपको ये बताया जी 10 से 20 नंबर तक लेने वाले स्टूडेंट भी हैं, 20 से 30 तक नंबर लेने वाले स्टूडेंट भी हैं, ये उसने काफ़ी पीक बनाई हुई है। लेकिन जैसे जैसे बड़े नंबरों की तरफ, ज़्यादा मार्क्स की तरफ लेते जा रहे हैं, तो ये लाइन हमारी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से नीचे आना शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि राइट साइड पे हमारा डेटा स्क्यूड हो गया, बिल्कुल सुकड़ गया, ना होने के बराबर है। यानी हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम हैं जिनके नंबर 90 से 100 के दरमियान है, जिनके 100 से 110 के दरमियान या 110 से 120 के दरमियान, यानी ज़्यादा नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स बहुत कम हैं। स्क्यूड हो गया डेटा, ठीक है, राइट साइड से। इसी तरह लेफ्ट साइड पे जो स्क्यूड हो गया डेटा, इससे मुराद ये होगा कि जो कम नंबर लेने वाले हैं ना, 10 से 20 नंबर के दरमियान नंबर लेने वाले, 20 से 30 के दरमियान नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स वो कम हैं, जबकि ज़्यादा मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, 80 90 70 100 वाले ज़्यादा हैं, क्योंकि इसकी टेल जो है वो लेफ्ट साइड से स्क्यूड हुई हुई है। इसलिए हमने कहा कि ज़्यादा नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं नेगेटिवली स्क्यूड में, ठीक है। और पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या है कि आपकी टेल जो है वो राइट साइड पे है, डेटा आपका राइट साइड से स्क्यूड हो गया, सुकड़ गया, कोई स्टूडेंट ही नहीं है, बहुत कम स्टूडेंट है, यानी ज़्यादा नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स कम हैं। इज इट क्लियर कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन या नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद होगा? तो इसमें हमारी मर्जी नहीं चलेगी, जैसे शकीला कह रही थी ना कि हमने टेल की साइड पे बनाए। आपके पास डेटा मौजूद होगा, आप उस डेटा को जब ड्रा करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी शेप बन जाएगी, वो जिस तरह का डेटा होगा। अगर वो डेटा आपका स्क्यूड होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, तो अल्टीमेटली उसकी टेल उस तरह बन जाएगी, राइट साइड से स्क्यूड हो जाएगी। अगर वो डेटा आपका नेगेटिवली स्क्यूड होगा तो आपके डेटा की जो टेल है वो लेफ्ट साइड से स्क्यूड हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें आपकी मर्जी नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली उसकी शेप बन जानी है आपके डेटा के अकॉर्डिंग। हमने अपनी मर्जी से नहीं बनानी, हमने डेटा के अकॉर्डिंग बनानी, हमारा डेटा किस तरह का है। इज इट क्लियर? हम मजीद अब इसको देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देखें, मजीद इसको हम देखते हैं कि जो स्क्यूनेस है इसको हमने पढ़ लिया जी। जो हमारी नॉर्मल शेप होती है उसमें जब डिस्टॉर्शन आती है, जब हमारा डेटा नॉर्मल कर्व से डेविएट करता है, तो उसको हम स्क्यूनेस कहते हैं, या इसको एसिमेट्री भी कहते हैं। और इसकी वैल्यू हम इसको फार्मूला की मदद से फाइंड आउट भी कर सकते हैं। उस डेप्थ में आपने नहीं जाना, आपने जस्ट ये याद रखना है कि स्क्यूनेस की जो वैल्यू होती है ना वो +1 और -1 के दरमियान होती है। ये कैसे फाइंड आउट की जाती है इस चीज़ को छोड़ें, अभी जस्ट ये याद रखें। अब यहाँ पे वो आपसे कह रहा है जी, पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ द टेल टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द नंबर्स लाइन। ये हमने बात कर ली है पहले। जो हमारे लार्जर नंबर होते हैं, बड़े नंबर होते हैं, उस तरफ टेल है। जो नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें जो हमारी टेल होती है वो लेफ्ट साइड पे होती हैं, ठीक है। A negative skew has a tail, the negative end of the numbers, the skewness value can be positive or negative or 0, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अब याद रखना है, जो आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, इस डायग्राम में सेंटर में देखें, सेंटर में आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है और साथ लिखा हुआ जी नो स्क्यू। अब जाहिर है जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो फिर तो स्क्यूनेस मौजूद ही नहीं होगी ना। तो इसका मतलब है जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी होगी तो फिर स्क्यूनेस की वैल्यू क्या आएगी, स्क्यूनेस का स्कोर क्या आएगा? सर इसमें जरा मीन मोड का भी थोड़ा सा बता देना कि कैसे हमें पता चलेगा कि मैं बाद में बताता हूँ। आप पहले ये मुझे बताएं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगी तो स्क्यूनेस की वैल्यू क्या आएगी? सर वो +1 के करीब होगी ना। भाई +1 के करीब कहाँ होगी? 0 होगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तो स्क्यूनेस मौजूद ही नहीं है ना, नो स्क्यूनेस हमने कहा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नो स्क्यूनेस है, इट मींस के स्क्यूनेस की वैल्यू 0 है। पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होगा? पॉजिटिवली स्क्यूड में आपकी वैल्यू पॉजिटिव होगी स्क्यूनेस की, और नेगेटिवली में नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो उन्होंने बात की हुई है ना, वो मीन, मीडियन और मॉड का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। और उसने साथ ये बता दिया कि जो आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना,
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उसने बता दिया कि जो आपका मीन, मीडियन और मॉड है ना, ये तीनों एक जगह पे फॉल कर रहे हैं। देखें, तीनों एक जगह पे फॉल कर रहे हैं। किस में? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। वो कहता है अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उस सूरत में अगर आप उस डेटा का मीन मालूम करें, आप उसका मीडियन मालूम करें, आप उसका मॉड मालूम करें, तीनों की वैल्यू जो है वो एक जैसी ही आएगी, तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे। मीन बराबर होगा मीडियन के, मीडियन बराबर होगा मॉड के, तीनों की वैल्यूज एक जैसी आएंगी इन केस डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब हम आ जाते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में अब इसमें उसने हमें बताया जी, कहता जी मॉड ये होगा, मीडियन यहाँ पे तकरीबन आएगा और मीन तकरीबन यहाँ पे आएगा। यानी कहता पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे होगा कि मीन, मीडियन और मॉड तीनों मुख्तलिफ होंगे, बराबर नहीं होंगे, तीनों की वैल्यू मुख्तलिफ होगी। और उसके साथ साथ उसने हमें यह भी बता दिया कि ज़्यादा बड़ी वैल्यू किसकी होगी और सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे नंबर ड्रा करता हूँ। यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5। ऐसे ही था ना, हमने अभी जो ग्राफ के बारे में पढ़ के आए हैं। तो एक्स एक्सिस की राइट साइड पे हम जाते जाएंगे तो कौन सी वैल्यूज आती जाएंगी? बड़ी वैल्यूज आती जाएंगी, लार्जर वैल्यूज आती जाएंगी। और जैसे जैसे हम जीरो एंड की तरफ जाएंगे तो छोटी वैल्यूज आती जाएंगी। अब यहाँ पे आप लोग मुझे देख के बताएं कि उसने कहा जी मॉड आपका फॉल कर रहा है यहाँ पे, तो मॉड की वैल्यू क्या आ रही है? तकरीबन यहाँ पे मॉड की वैल्यू क्या आ रही है? 3 आ रही है, ऐसे ही है। मीडियन की वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी आ रही है? 4। मीडियन की वैल्यू देख के मुझे बताएं कितनी आ रही है जी? तकरीबन 4 आ रही है। इसी तरह मीन की वैल्यू मुझे जरा देख के बताएं कितनी आ रही है? 5 और 6 के दरमियान में कह लें सर, वो फॉल कर रहा है। कह लें आप उसको जी 6 आ रही है, हम फर्ज कर लेते हैं तकरीबन वो चूंकि 6 के करीब है ना, तो हम कह लेते हैं जी वो 6 हम कह लेते हैं वो 6 आ रही है। ठीक है, ओहो ये माइक अपना प्लीज ऑफ कर लें, किसी का माइक ऑन है तो ना डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा होती है। 6 आ रही है मीन की वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा डेटा जो है ना, जब हमारा डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो फिर सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आएगी? बताएं जी। अब सर मीन की आएगी। हाँ जी, मीन की आएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा तो उसमें क्या होगा? मीन जो होगा वो ग्रेटर देन होगा मीडियन के। ऐसे ही है ना, मीन की वैल्यू मीडियन से ज्यादा है और मीडियन की वैल्यू जो है वो मॉड से ज्यादा है। यानी इन केस ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मॉड। इज इट सर इसमें हाइट की कोई वैल्यू नहीं? हाइट जैसे मूड की हाइट ज्यादा है मोड की, और इसका कोई मतलब नहीं है। हाइट जो है ना, हाइट का ताल्लुक पता क्या है? हाइट का ताल्लुक ये है कि वो आपको बता रहा है कि जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज है ना वो यहाँ पे फॉल कर रही हैं। जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज हैं वो यहाँ पे फॉल कर रही हैं। जब हमने डेटा को ग्राफ की फॉर्म में मैंने आपको शो करके दिखाया कि लेट सपोज ये ग्राफ है, तो हम कहते हैं जी एक वैल्यू यहाँ पे गिरती है, दूसरी भी यहाँ पे, तीसरी भी यहाँ पे, चौथी है, और 5, 7, 8 वैल्यूज होती हैं वो एक ही जगह पे फॉल करती हैं। यानी 5, 7, 8 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनका स्कोर एक जैसा होता है और उसके बाद स्टूडेंट्स के स्कोर में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है और इस तरह हम उसको ड्रा कर लेते हैं। अब इसको जब हम इसके ऊपर ड्रा करेंगे तो इस तरह जो हमारी पीक बनेगी ना, चोटी बनेगी, ये वाली पीक बनेगी, ये फिर किन वैल्यूज को शो करेगा? पीक किस वैल्यूज को शो करती हैं कि ज्यादा वैल्यूज जो एक जैसी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे फॉल कर रही हैं। यानी इसकी हाइट जो है ये हमें ये बताती है कि ज्यादा वैल्यू यहाँ पे फॉल कर रही हैं। अब हमने ये मॉड के बारे में पढ़ा था कि मॉड से मुराद क्या होता है? हमने कहा जी मॉड से मुराद ये होता है हमारे डेटा में जो वैल्यू फ्रीक्वेंटली आती है, रिपीटेडली जो आती है, उसको हम मॉड कहते हैं। तो इसलिए हमने जो हाइट है उसको हमने मॉड कहा। मीडियन हमें पता है हमेशा दरमियान में ही आएगा और मीन जो है वो तकरीबन यहाँ पे आएगा। इसलिए हमने जो हाइट वाली जगह थी वो हमने मॉड को दी है, वो मीन या मीडियन को नहीं दी। इज इट क्लियर? क्यों जी शकीला इजाज, क्लियर हो गया आपको कि मॉड जो है वो हाइट पे क्यों आया? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
सर बहुत बहुत शुक्रिया जो सर। है मॉड जो है वो हाइट पे इसलिए आया कि ज्यादा रिपीटेड वैल्यूज जो थी वो इधर फॉल कर रही थी, इसलिए वो मॉड की वैल्यू थी। अब यही चीज हम अप्लाई करते हैं जी नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में। नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में, अब नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा सॉरी, अब इसमें भी हम नीचे नंबर्स लगा लेते हैं जी। यहां पे आ गया 0 1 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 और उसके बाद 8। अब मुझे देख के बताएं कि सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है? मॉड की सर। मॉड की वैल्यू सबसे बड़ी है, वो है 6। मीडियन की वैल्यू 4 है, मीडियन की वैल्यू 5 है, मीन की वैल्यू 4 है, मॉड की 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा डेटा नेगेटिवली स्क्यूड होगा तो फिर स्टेटमेंट क्या बनेगी? मॉड ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन ग्रेटर देन मीन। ठीक है, ऐसा ही है। मॉड की वैल्यू मीडियन से ज्यादा है और मीडियन की वैल्यू मीन से ज्यादा है। इसका मतलब आपका डेटा जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड है। वो आपसे पूछ सकता है जी कि इफ हमारे डेटा में इस तरह हो कि मॉड ग्रेटर देन मीडियन हो, मीडियन ग्रेटर देन मीन हो, तो ये किस तरह की स्क्यूनेस होगी? तो आप कहेंगे नेगेटिवली स्क्यूड होगा डेटा आपका। अगर वो आपसे कहे जी कि हमारा पास डाटा इस तरह का है कि उसका मीन, मीडियन और मॉड तीनों एक जैसे हैं, तीनों इक्वल है, तो आप कहेंगे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें कोई स्क्यूनेस नहीं पाई जाती। और अगर वो आपसे कहे कि मीन की वैल्यू मीडियन से ज़्यादा है, मीडियन की वैल्यू मॉड से ज़्यादा है, तो ये कौन सा स्क्यूनेस होगी? तो आप कहेंगे जी ये पॉजिटिवली स्क्यूड होगा हमारा डेटा। ये क्लियर हो गई आप लोगों को बात कि मॉड मीडियन से ज़्यादा कैसे है और मीडियन मॉड से ज़्यादा कैसे है। मज़ीद यहाँ पे भी इस डायग्राम में यही चीज़ एलेबोरेट की गई है। ये मॉड है, मीडियन है, मीन है, मीन मीडियन मॉड इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे ये फार्मूला जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि मीन ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन ग्रेटर देन मॉड, तो ये क्या होगी? ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी या राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसी तरह पूछेगा जी आपसे कि अगर मॉड ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन ग्रेटर देन मीड, तो फिर क्या होगा? नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी या लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इज इट क्लियर? तो ये था जी हमारा स्क्यूनेस के बारे में और कर्टोसिस के बारे में। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ शेयर करें।